सो हे एवरीवन, दिस इज रोहित नागर और जेईई 2025 का फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आ चुका है। आई होप आप लोगों की बहुत अच्छी परसेंटाइल आई होगी। एंड जिन बच्चों की अच्छी परसेंटाइल नहीं आई कि भैया मेरी बहुत कम परसेंटाइल है, बहुत कम मार्क्स आए, मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया, बहुत सारे रीजंस होंगे। तो यार तुम्हारे पास अभी अप्रैल अटेम्प्ट है। एंड आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं दीपक रॉय, जिनकी 99.5 परसेंटाइल आई है जेईई फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। एंड इन्होंने स्कोर किया था 275 मार्क्स। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि भैया 275 मार्क्स पे तो और ज्यादा परसेंटाइल आनी चाहिए थी, तो उस पर भी आगे बात करेंगे। तो इस पॉडकास्ट का मेन थीम रहने वाला है कि हम दीपक की जर्नी देखने वाले हैं कि उन्होंने कैसे तैयारी की, क्या क्या चीजें फॉलो की, जिससे कि आप लोग भी इंस्पायर हो सको, मोटिवेट हो सको और वही सेम चीजें करके तुम भी एक अच्छा स्कोर ला सको। उसी के साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भैया अप्रैल अटेम्प्ट के लिए क्या करना चाहिए इस टाइम पे, तो उस चीज पे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दीपक भाई, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो एक बार। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक कुमार रॉय है। मैं झारखंड के देवघर के मधुपुर शहर से बिलोंग करता हूँ। और मैंने अपनी 11 12 की प्रिपरेशन एल एन कोटा से करी है। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन एल एन कोटा से की है। 11 12 मैंने 2 साल की प्रिपरेशन वहां से की थी। और मैंने डिस्टेंस लर्निंग कोर्स नहीं किया था, मैं ऑफलाइन क्लासेस मैंने अटेंड करी थी। और मेरे 99.95 परसेंटाइल जेई मेंस 2025 में बने हैं और मैं एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो तुम्हारी जो मेन प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है क्लास 11th 12th में हुई है या उससे पहले से स्टार्ट कर देते जेई के लिए? सर, उसके पहले से कुछ इंसाइट्स थे मेरे पास हम्म। कि जैसे बहुत बच्चों को कुछ पता नहीं होता जेई कैसे क्या होती है, कौन कौन से क्या सिलेबस है उसका, हम्म। कौन कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स की होती है, कैसे राइट। जाना है उस वे में। तो हम्म। मुझे सारे इंसाइट्स मेरे फादर से मिले थे, क्योंकि वो 11 12 में पहले से ही फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर है। ओके, बढ़िया। एंड मेरा क्वेश्चन आता है कि तुमने अपनी जेई प्रिपरेशन 11th क्लास से स्टार्ट कर दी, तो क्या 11th क्लास से ही तुम एकदम टॉपर स्टूडेंट थे, सारी चीजें ऑन टाइम करते थे, या तुम्हारी भी मोर और लेस 11th वेस्ट हुई थी? तो क्या स्टोरी थी, बेसिकली अपनी स्टोरी बताओ क्लास 11 से 12 तक का। तो भाई मेरी 11th जो थी वो पूरी वेस्ट हुई थी। मैंने कुछ अच्छा। भी पूरे 11th में पढ़ा था। हम्म। ये सब तो हो गई स्क्रिप्ट वाली बात भाई, अब मैं रियल बताता हूँ। ठीक है। भाई 11th में मोर और लेस मेरा 11th और 12th सेम रहा है। हम्म। मैंने मतलब जब मैंने 11th स्टार्ट करा था, हम्म। तो जब मैंने कोचिंग में एडमिशन लिया था तो पहले तो भीड़ देख के चकाचौंध हो जाता सब कुछ। हम्म। कि भाई इतने सारे कंपटीशन देख बच्चे के। हैं कि कहाँ स्टैंड करेंगे हाँ। ना, क्या रैंक आने वाली है। हम्म। हाँ। एंड कुछ टॉपर्स भी देखे जो टैलेंट टैक्स वगैरह ये सब में जो जिसने टॉप मारा था। हम्म। तो हम्म। भाई दिमाग तो उस टाइम हिलता है। फिर भाई जैसे जैसे क्लासेस चलते रहे समझ में आता था, बट ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ बिल्कुल अच्छे से समझ रहा था, या एक टॉपर बच्चा जैसे होता है जो क्लास के हम्म। लिए एग्जाम्पल होता है, वैसा मैं बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, फिर भाई टेस्ट स्टार्ट होते हैं। ठीक है। तो टेस्ट आर बेस्ट थिंग दैट आर रनिंग इन इंस्टीट्यूट मेरे हिसाब से। हम्म। क्योंकि भाई उससे पता लगता है ना कि गलतियां कहाँ हो रही है। रैंक तो बजाय भाड़ में, पहले उससे ये हाँ। पता चलता है कि हाँ, ये टॉपिक में इस जगह मिस्टेक हो रही है, यहाँ थोड़ा और पढ़ना है। ऐसे भाई हम्म। मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाते रहो, पीछे आंसर दिखते रहो, पता नहीं चलता कुछ। मेरी हम्म। पहले टेस्ट में रैंक लगभग मोर और लेस 100 के आसपास थी। मतलब टॉप 100 में हाँ। रहते थे तुम? हाँ, पहले टेस्ट में ऐसा था। धीरे ठीक है। धीरे इम्प्रूव होते होते भाई टॉप 10 तक 2 3 महीने में पहुंच गया था। अच्छा, ये क्लास 11th की बात है? हाँ, क्लास 11th की बात है। टॉप 10 में मतलब स्टार बैचेस के अलग होते थे, मैं स्टार में नहीं था 11th में, ये मैं आपको ये बता हम्म। दूं। स्टार बैचेस के अलग टेस्ट होते थे। राइट। जब स्टार जब स्टार बैच मर्ज था भाई, तब मेरे मतलब 100 के आसपास आते थे उस टाइम। ग्रेट। भाई इससे ये पता चलता है कि अगर, देखो, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट होता है जो स्टार्टिंग से ना थोड़ा भाग जाता है ना, स्टार्टिंग में आता है वो चीजें बैकलॉग क्रिएट होनी शुरू कर दे हो जाती हैं, इतना ध्यान नहीं देता। और दूसरे स्टूडेंट होता है जो स्टार्टिंग से फ्लो के साथ चलता है। ठीक है, स्टार्टिंग से अगर तुम मेहनत करते हो तो दीपक की तरह तुम चीजें मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अगर क्लास 11th में भी तुम ऑल इंडिया रैंक, कोई टेस्ट सीरीज हो रही है मतलब, 5,000 बच्चे दे रहे हो, टॉप 100 मारो, तो ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है। एंड इससे डेफिनेटली तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हुआ होगा कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं आगे चीजें और बेटर कर सकता हूँ, राइट? फिर 11th आ गए। 11th में क्या तुम एकदम सेम पेस पे ही रैंक चली, क्योंकि कई बार डिप्स भी आते होंगे कि यार उतनी ज्यादा अच्छा रैंक नहीं आया, या फिर और अच्छी प्रिपरेशन कर सकता था, ऐसा कुछ हुआ क्लास 11th के अंदर? भाई लगभग 95% का जो बच्चा, मतलब 95% बच्चों का वही ग्राफ चलता है। हम्म। अप
अप्स एंड डाउन्स वाला। हाँ। तो मैं उन्हीं बच्चों में से था, तो फिर भी डिप जाता था भाई, बट 50 के बाहर नहीं गया, 50 के अंदर ही रहता था अगर कितना भी एग्जाम करा हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर क्लास ट्वेल्थ पे आते हैं। देन क्लास ट्वेल्थ में जैसे बच्चा आता है तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लास ट्वेल्थ है, ठीक है, उसका सिलेबस करना। प्रेशर कब बढ़ता है? जब पता चलता है कि अब तो एक साल से कम बचा हुआ है जेई में, ठीक है। और दूसरा प्रेशर जब बढ़ता है कि यार क्लास ट्वेल्थ के साथ इलेवेंथ को भी तो रिवाइज करना है। तो इन दोनों चीजों को कैसे मैनेज किया तुमने? टीचर्स ने बहुत गाइड किया भाई। एलन के जो हमारे टीचर्स थे, जो हम्म। मेरे मेंटर थे 11th में भी उन्होंने मुझे पढ़ाया, 12th में भी पढ़ाया। ठीक है। तो हर दिन वो हमेशा औकात याद दिलाते थे और बताते थे कि बेटा आप इतने ही पानी में हो। हम्म। तो भाई वो प्रेशर नॉर्मल था। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हम्म। 11 से 12 ट्रांजिशन पता नहीं चला। ठीक है, वो ठीक है, लेकिन सेकंड वाला जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहां पे एलन काम नहीं आएगा। वहां पे तुम खुद ही पढ़ाई करोगे, क्योंकि ट्वेल्थ तो चलो एलन पढ़ा देगा, लेकिन इलेवेंथ के नोट तुम्हें खुद से खोलने पड़ेंगे और खुद से रिवाइज करने पड़ेंगे। तो वो बिल्कुल। कैसे किया? 11th रिवाइज करने में भाई ऐसा था कि टाइम बहुत कम मिलता था, मैं बताऊं तो। हम्म। मैंने मतलब भाई जब 12th स्टार्ट हुआ था तो इस बारे में ही मेरी फादर से भी मेरी बात होती थी और टीचर से भी बात होती थी। हम्म। सबसे मेन तो यही ना भाई कि पहले बच्चों को सोचना पड़ेगा कि मुझे 11th भी साथ साथ में करते रहना होगा, फ्लो में नहीं जाना। राइट। हाँ। तो टीचर्स ने भी उसके लिए गाइड किया कि बेटा आप सैटरडे संडे को वैसा टाइम निकालो। तो वो लोग मतलब ऐसा बोल देते थे कि आज इतना होमवर्क है बेटा, इसको इतने ही टाइम में करना है, आपको इतना टाइम निकालना है कि आप 11th भी रिवाइज कर सकें उसके साथ। एक और बात, जो मॉक टेस्ट होते थे हम्म। 12th में भाई, तो हम्म। उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब में हर हर चैप मतलब हर सब्जेक्ट में एक एक चैप्टर 11th का जुड़ता ही था। मतलब तो जैसे उसके जितने कारण चैप्टर्स प्रिपरेशन, कंप्लीट होते जा रहे हैं वो एड ऑन होते जाते थे मॉक टेस्ट में, तो हाँ, तो ठीक आपको है चैप्टर्स। प्रिपरेशन करना ही होगा उसके लिए। तो बेसिकली तुमने अगर क्लास ट्वेल्थ की बात करें तो इलेवेंथ को तुमने वीकेंड्स पे ज्यादा टाइम दिया, सैटरडे संडे पे टाइम दिया, टेस्ट दिए और टेस्ट के अकॉर्डिंग रिवीजन करते चले गए, ठीक है, और वो विद फ्लो आपकी चीजें हो, ठीक है। टेस्ट के अब लिए पूरे महीने रिवीजन करता था बस। ओके, ठीक है, तुम्हारी इलेवेंथ भी हो गई, तुम्हारी ट्वेल्थ भी हो गई, तुमने मॉक टेस्ट भी दे लिए, अच्छे मार्क्स भी आते थे, तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही थी। अप्स एंड डाउन्स पे आते थे, उनसे भी टैकल करते थे और कम बैक करके अच्छा स्कोर करते थे। नाउ द पॉइंट इज, अब पॉइंट आता है कि जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट आ जाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है मेरा, जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले तुम्हारा फुल सिलेबस क्लास इलेवेंथ और ट्वेल्थ का किस टाइम तक कंप्लीट कर लिया था? अक्टूबर में हो गया था। अक्टूबर। और वो कितना परसेंट था? हाँ। क्योंकि थोड़ा सा तो रहता है ना यार, मेरा 5%, 3%, 2% रह गया, या 100% हो गया। भाई मैं बताऊं, अगर मैं 5 साल भी तैयारी कर तो 100% नहीं होगा। हाँ, फैक्ट है ये। ये आप किसी एजुकेटर से भी पूछो, वो भी बोलेगा कि मेरा भी पूरा नहीं हुआ है। फैक्ट है भाई। राइट, राइट, 100% तो किसी का नहीं होता, तो कितना परसेंट कर लिया होगा? भाई अब परसेंट क्या है बोलूं, होता है कि टॉपिक, कभी कोई टॉपिक भूल गया उसको रिवाइज किया, हम्म। कहीं पे टेस्ट पे पता चला कि यहाँ लैग कर रहे हैं, यहाँ पे कंसंट्रेट करना है। ठीक है। नहीं, कुछ ऐसा होता है ना, कुछ चैप्टर्स होते हैं, जैसे स्पेसिफिकली कुछ एडवांस्ड में चैप्टर्स होते हैं लेकिन मेंस में नहीं होते, तो कई बार होता है कि इन्हें थोड़ा बाद में प्रिपेयर कर लूंगा। कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर्स होते हैं वो छूट जाते हैं कि ना एंड में देखूंगा। तो ऐसे वो चैप्टर्स होते हैं ना दो तीन, तो अराउंड मैं मान सकता हूँ अगर तुम बोल रहे हो तो 95% प्लस सिलेबस तुमने कंप्लीट कर लिया अक्टूबर तक, राइट? बोल सकते हो। तो फिर सिलेबस कंप्लीशन से लेके जेबीएस फर्स्ट अटेम्प्ट तक इस टाइम पीरियड में तुमने क्या क्या चीजें फॉलो करी और कैसे कैसे की? स्कोर स्कोर नाम का प्रोग्राम हमारे इंस्टीट्यूट में होता है आफ्टर सिलेबस हम्म। कंप्लीशन। हम्म। उससे क्या हुआ ना भाई कि फिर से एक बार सिलेबस हो गया, खुद खुद से। 7-7 दिन में टेस्ट होते थे, ठीक है। स्पेसिफिक सिलेबस, और वो पूरा खत्म हो गया उस दौरान। 5 जनवरी तक वो चला। ओके, मतलब हर वीक एक टेस्ट होता था सिलेबस के अकॉर्डिंग, पार्ट पार्ट टेस्ट हो गया, फुल टेस्ट हो गया, राइट? ओके, तो 7 जनवरी के तक मतलब तुम्हारा टाइप ऑफ वही चला जो बच्चे करते हैं। जैसे मैं नॉर्मली बोलता हूँ कि 15 नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर 15 नवंबर से जब भी जनवरी में एग्जाम होगा, तुम्हारे पास 1.5 2 महीने होंगे, 1.5 महीने के आसपास, उसमें प्रॉपर रिवीजन करते रहो फुल सिलेबस, और साथ में हर हफ्ते के मॉक टेस्ट देते रहो। उससे 100%, 100%। उससे पूरा रिवीजन हो जाता है। जब प्रैक्टिस करते हो तो मैं वीक एरियाज पता चलते हैं, स्ट्रॉन्ग एरियाज पता चलते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग तो प्रैक्टिस कर सकते हो और रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, मतलब तुमने भी वही चीजें, मतलब पॉइंट इज कि तुमने कुछ हटके चीजें नहीं की है जो एक स्टूडेंट को करनी चाहिए, बस जस्ट वही बेसिक चीजें फॉलो करी है।
राइट। हाँ, जो कहा गया उसको बस फॉलो किया। अब सुनो भाई, 5 जनवरी के बाद, हम्म। उसके हम्म। बाद पर डे मैं जेई मेंस का पीवाईपी देने लगा। ओके, प्रीवियस ईयर पेपर्स। हाँ, 24 जैसे 6 तारीख को दे दिया, 27 जनवरी 2024 का पेपर। ठीक है। उस हाँ, उससे भाई बहुत हेल्प हुआ, क्योंकि लगभग क्वेश्चन रिपीट होते हैं भाई जेई मेंस का, मानो या ना मानो। हाँ मैं तो क्वेश्चन बोलता रिपीट हूँ, नहीं। हाँ क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ ना तो टॉपिक रिपीट हाँ, होता है क्वेश्चन भी सेम। नहीं। हाँ, हाँ भाई। केमिस्ट्री में आप तो 100% बोल सकते हो कि पूरा क्वेश्चन तो कहीं रिपीट नहीं होगा भाई, कोई वैसा एग्जाम नहीं ले रहा है एनटीए। हाँ हाँ देखो, लैंग्वेज चेंज होगी और लेकिन टॉपिक वही रहेगा, वही कॉन्सेप्ट से सेम क्वेश्चन आएगा, तो फिक्स्ड मैं तो मान के चलता हूँ। और जितना मैंने एनालाइज किया ना प्रीवियस ईयर पेपर्स, मैंने 2021 में एग्जाम दिया था, 2021 से 2025 आ गया, पिछले 4 साल में मैंने देखा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में या मैथ्स को भी इंक्लूड कर ले, 50 से 60% पेपर वही सेम टॉपिक से ही आता है। अगर तुमने पीवाईक्यू कर ले तो 50 से 60% इजीली कर लोगे बहुत पेपर को। और भाई 2-3 साल में इतने पेपर हुए हैं कि आपको कोई इधर उधर कहीं मटेरियल टेस्ट करने का जरूरत नहीं है भाई, इतना सारा राइट। प्रीवियस ईयर पेपर हुआ। लिटरली बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है, अगर बंदा 2-3 साल के पेपर भी उठा ले ना, 2 साल के पेपर उठा ले एंड के टाइम पे, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। उस लेवल पे, मतलब उस लेवल पे फ्लुएंसी आ जाती है ना कि रियल एग्जाम का फिर डर नहीं रहता है मन में कि यार रियल एग्जाम में कुछ गलत हो जाए या उल्टा सीधा हो जाता है। राइट, और द क्वेश्चन इज कि तुमने क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किए थे अपार्ट फ्रॉम द कोचिंग मटेरियल। ठीक है, एक तो कोचिंग हो गया, उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया होगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम कोचिंग मटेरियल। भाई केमिस्ट्री में कोचिंग मटेरियल से बहुत ज्यादा मुझे बेटर लगा, डायरेक्ट बोलता हूँ, एनसीईआरटी भाई। तो लास्ट के टाइम पे मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ता था केमिस्ट्री में। ओके, एंड फिजिक्स और मैथ्स। फिजिक्स और मैथ्स में कोचिंग के मटेरियल यूज कर रहा था भाई। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए फिजिक्स मैथ्स कोचिंग मटेरियल एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स करते आज थे, भी, राइट। हाँ, आज भी यही करता हूँ भाई, क्योंकि एनसीईआरटी हमारे सर ने भी कहा था कि आपको अगर जेई मेंस में अच्छा करना है तो बिना एनसीईआरटी के भी कर लोगे, बट फुल में फुल स्कोर करने के लिए एनसीईआरटी इज मस्ट। हाँ, मैं बोल रहा था हम्म। कि जैसे आप बोल रहे थे भाई, पॉडकास्ट है, हाँ ठीक है, हाँ। तो पॉडकास्ट में सिर्फ गेस्ट बात नहीं करता भाई, आपको भी कुछ बताना पड़ेगा कि मैं अब क्या करूँ, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं दीपक का ही एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे तो जरूरी नहीं जो दीपक के लिए मैं बोल रहा हूँ सब चीजों के लिए, सब लोगों के लिए एप्लीकेबल है। तो यार दीपक ने ऑलरेडी बहुत अच्छी परसेंटाइज स्कोर कर ली तुमने ना, 99.95 परसेंटाइज, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब फिर से इवेंट्स के लिए बैठना चाहिए, अब तो जस्ट तुम्हें हम्म एडवांस के लिए लग जाओ यार। ठीक है, जे एडवांस के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। एंड आई गेस तुम्हारे कोचिंग वाले टीचर्स भी यही बोलेंगे, तुम्हारे पेरेंट्स भी यही बोलेंगे, और तुम भी यही सोच रहे होगे कि मैं एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगा, और इवन कर भी दी होगी। ठीक है। मस्त सेकंड परसेंट। सेकंड चीज कि अभी तुम्हारे बोर्ड्स पे चल रहे हैं, पहले तो अपने बोर्ड्स को खत्म कर लो। जैसे बोर्ड्स खत्म हो जाते हैं, एडवांस की प्रिपरेशन पे लग जाओ। और अप्रैल अटेम्प्ट से 10-15 दिन पहले भी, 10 दिन पहले भी तुमने मॉक्स वगैरह लगा लिया तो तुम फिर से अगेन अच्छी परसेंटाइज स्कोर कर लोगे, अगर तुम्हारा मन है कि यार मुझे अप्रैल अटेम्प्ट देना है। ठीक है, उसमें चले जाओ, क्योंकि एंड गोल तुम्हारा एनआईटी तो है नहीं। अगर तुम इस लेवल के स्टूडेंट हो जिसका 99.95 परसेंटाइल है, 275 स्कोर किया जेई मेंस के अंदर, तो बस वही है, एडवांस के लिए तैयारी करो। दूसरी चीज कि ओवर कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा मत हो जाना कि यार मैंने तो बहुत अच्छा कर लिया, अब तो मैं थोड़ा चिल कर लेता हूँ, थोड़ी लेजीनेस नहीं आनी चाहिए। जिस डेडिकेशन से पहले तैयारी कर रहे थे ना मेंस के लिए, उससे डबल डेडिकेशन के साथ काम करो, क्योंकि अब क्या होगा, एक स्टूडेंट होता है जिसका यार बहुत अच्छा स्कोर कर लिया 275, अब वो ऐसे सोचेगा यार अब मैं आईआईटी तो निकाल लूंगा, एक अच्छी डिसेंट रैंक ले आऊंगा। एक स्टूडेंट ऐसा भी होगा जिसके 270 to 80 मार्क्स आए होंगे और वो सोचेगा कि अब मेरे पास स्कोप है कि मैं ऑल इंडिया रैंक अंडर 100, ऑल इंडिया रैंक अंडर 10 भी स्कोर कर सकता हूं, तो वो तुम्हारे पास ना एडवांस्ड में स्कोप है। अगर चाहोगे तो हम्म तुम स्कोर कर सकते हो, तुम ऑल इंडिया रैंक अंडर 110 आ सकते हो। बस उसी को गोल बना के मेहनत करो भाई। आपने इतना ज्ञान दे दिया भाई, अब पता चला मेरे बोर्ड्स में 75% नहीं आए। नहीं, बोर्ड्स में तो 75% लाना कोई बड़ा चैलेंजिंग काम नहीं है, कुछ नहीं है।
तुम्हारा डमी स्कूल था? मैंने ये क्वेश्चन तो पूछा नहीं, तुम्हारा डमी स्कूल था या रेगुलर? मतलब डमी होगा वैसे देखा जाए तो, जो बच्चे कोटा में पढ़ रहे हैं उनका डमी होता हाँ, है। आपको ठीक है। बता दिया, यहाँ रहता हूँ, एलएन कोटा में कर रहा हूँ 2 साल कोचिंग। तो फिर हाँ भाई, डमी स्टूडेंट ही हो। बस थोड़ी सी दिक्कत होती है डमी स्टूडेंट को थ्योरी लिखने में ना, मन नहीं होता, वो ट्रिक से ही ज्यादातर क्वेश्चन करते हैं, शॉर्टकट से करते हैं। पर कोई नहीं, इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। भाई मैंने वही प्रीवियस ईयर पेपर उठाया, कुछ डेफिनेशन लिखे हुए थे, मुझे लगा भाई इसमें लिखूं क्या जब प्रैक्टिस कर रहा था। एक तो डेफिनेशन और दूसरा डेरिवेशन, इन दोनों में बहुत दिक्कत आती है। डेफिनेशन डेरिवेशन कि भाई आपकी पेपर। कितनी आ रही है? बोर्ड्स में, हाँ। बोर्ड्स में मेरा 92%। अरे अब मैं जेई की तैयारी नहीं करता था, 11 12 में मैंने कोई जेई की तैयारी नहीं की। हाँ हाँ, वो मुझे तो जेई, आपने बताया। हाँ वो मैंने अपनी स्टोरी में बता भी रखा है। तो मेरा तो सीधा टारगेट था बोर्ड्स में अच्छा करना है, और मेरा तो इंग्लिश में कम मार्क्स रह गए यार, मेरे 81 मार्क्स आए, जिसकी वजह से ओवरऑल परसेंट ड्रॉप हो गया। तो बट स्टिल मेरे 92% आए थे, और फिर मैंने ड्रॉप ईयर में 3 4 महीने मैंने उसके लिए तैयारी की, फिर मैंने जेई के लिए। सो गाइज यही थी दीपक की जर्नी। एंड दीपक ने अभी फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है, अभी ये अप्रैल अटेम्प्ट भी देगा, जी एडवांस भी की भी तैयारी करेगा। एंड दीपक और आप लोगों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आपके साथ का ही ये बच्चा है, ठीक है, आपका ही एक फ्रेंड है। बस एक चीज का डिफरेंस है, वो है मेहनत, ठीक है। अगर आप लोग भी दीपक की तरह मेहनत करोगे, चीजों को अपने टीचर्स की बात मानोगे, ठीक है, अपने मेंटोर्स की बात मानोगे, तो डेफिनेटली तुम भी बहुत अच्छा स्कोर करोगे। एंड आई होप आज दीपक के साथ पॉडकास्ट लिया है, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ तुम, ठीक है, तुम्हारे साथ बैठ के मैं ऐसी बातचीतें करूं। एंड सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट और वीडियोस आती रहेंगी इस चैनल पे, तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब भी कर दो। ऑल दी वेरी बेस्ट।